नमस्कार दोस्तों, हम लोग अभी बिहार एक परिचय जो कि इम्तियाज अहमद की एक ऑब्जेक्टिव बुक है, हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव जो कि मगध साम्राज्य का उत्थान से संबंधित था। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य से देखेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बीपीएससी, सीडीपीओ और बिहार एसआई तथा बीएसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस ऑब्जेक्टिव में हम लोग मौर्य साम्राज्य से शुरू करेंगे। कल तक हमने पिछले वीडियो में हमने मगध साम्राज्य का उत्थान देख लिया था। दोस्तों, आप पूरे वीडियो को देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। आज हम लोग शुरू करेंगे मौर्य साम्राज्य से, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था कौन था, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। दूसरा देखते हैं मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी, तो वो थे चाणक्य विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 320 ईसा पूर्व में, ठीक है। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था किस ईसा पूर्व में? वो 315 ईसा पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, वो थे सेल्यूकस। किस शासक के शासन काल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? वो थे चाणक्य। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? वो थे यूनानियों से मुक्ति। नेक्स्ट देखते हैं वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह है इंडिका, ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो वो मौर्य साम्राज्य थे। नंद वंश के पश्चात मौर्य साम्राज्य थे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो उसका नाम है इंडिका, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? वो थे कौटिल्य हैं। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त भी है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? वो मेगास्थनीज है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना कौन? वो बिंदुसार थे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? वो बिंदुसार के दरबार में रहता था। पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा, ठीक है। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है किस शिलालेख में? वो 13वें शिलालेख में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? वह अशोक के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्र तिष ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वो पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? वो हुआ था 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो वो अशोक, सम्राट अशोक थे, ठीक है। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? वो कलिंग युद्ध थे। अशोक का धम्म क्या था? धम्म था वो था नैतिक आचार संहिता, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय न्यायालय कहाँ था? केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में था, ठीक है। अशोक ने अपने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? वो बौद्ध गया की यात्रा की, ठीक है। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बौद्ध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? वो 10वें वर्ष में की थी। और उसने गद्दी हासिल कितने वर्ष में की थी? शायद वो 9वें वर्ष में था, ठीक है। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? वो चंपारण से प्राप्त हुई है। बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं है मतलब कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन 4 है लौरिया अरिराज, लौरिया नंदनगढ़, रुमिनदेई, रामपुरवात। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका हो जाएगा सी। यहाँ से कोई भी स्तंभ लेख प्राप्त नहीं हुआ है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। कितने साम्राज्य का? 5 साम्राज्य का, 5 प्रांत का, सॉरी। जिसमें एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था किससे? लकड़ी से बना हुआ था, ठीक है। ये बीपीएससी के 41वें में पूछा गया प्रश्न है।
चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था कहाँ पे? वो है कुम्हरार, पटना में है। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल अवशेष मिला है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा है कि इसकी शान का मुकाबला ना तो शूशा और ना एक बेतना कर सकते हैं? वो एरियन के बारे में कहा गया था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रासाद मानव नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो वो फाहियान फाहियान ने कहा था ये शब्द। ठीक है, ये वाक्य को। किस शासक ने गाया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था? वो अशोक। ये 4 गुफा थे: सुदामा, विष झोपड़ी, चौपाड़ तथा कर्ण। ठीक है। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण कराया था। किसने कराया था? वो दशरथ ने कराया था। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीवक के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें गोपी गुफा सम्मिलित थी। ठीक है। मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई कहाँ से? दीदारगंज, पटना से। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। ठीक है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त होती है? तो वो लोहानीपुर कहाँ पे है? ये पटना में है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है, किसने किया था? ये मेगास्थनी ने किया है। ठीक है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। तो इसका उत्तर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये बीपीएससी 45वें में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर है पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा? तो वो बिंदुसार की। ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो वो विद्वान कौन थे? वो विद्वान स्ट्रेबो के अनुसार से है। ठीक है। स्ट्रेबो के अनुसार से चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस उपनाम धारण किया था। यूनानी दूत डिमोलिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो किस शासक के दरबार में हुआ था यूनानी दूत? डिमोलिकस। ठीक है। वो बिंदुसार के दरबार में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, केवल शब्द पे ध्यान है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो कौन सा है? वो है भाबरू स्तंभ। स्वयं को सम्राट बताया है। आपको ये ध्यान रखने से इसी स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, बाकी किसी में नहीं बताया है। ठीक है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? तो वो आजीविकाओं के आश्रय गृह के रूप में। अशोक की राजधानी कहाँ थी? वो सबको आपको पता है, ये पाटलिपुत्र में। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? यह कथन मेगास्थनीज का है। आपको यहाँ पे पता है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीकृत था, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था, या फिर उपयुक्त में सभी? इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। करों का बोझ अधिक था, यह केंद्रीकृत था, और प्रशासन तंत्र काफी कठोर था मौर्य प्रशासन के संबंध में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के लिए उपाय किए। इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा? इसमें उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है। उसने धर्म विजय की नीति भी अपनाई, विदेशों से संबंध भी स्थापित किए, और प्रजा हित और कल्याण के उपाय भी किए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देवनाम पे के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? वो अशोक थे। धम्म महामात के कार्य क्या थे? धम्म महामात के कार्य क्या थे? धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान का वितरण, जन कल्याण के उपाय, या फिर उपर्युक्त में से सभी? तो इसका उत्तर है उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मौर्यकालीन प्रशासन में राजू के कार्य थे। ठीक है। वो न्यायिक है, राजस्व विभाग, ग्रामीण प्रशासन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी। मौर्यकाल प्रशासन में राजू के कार्य सभी थे। न्यायिक का भी कार्य था, राजस्व का विभाग भी था उसके अंदर में, और ग्राम प्रशासन भी था।
मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? कौटिल्य का, पाणिनि का या फिर उपावर्ष का? तो इसका उत्तर है सभी का आता है। मौर्यकाल में ये सभी विद्वानों का नाम आता है, कौटिल्य भी, पाणिनि भी और उपावर्ष भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी, बराबर की गुफाएं या फिर राजगीर की सोन भंडार गुफाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3। यहाँ पे ये हो जाएगी, ये फिर नहीं होंगे। ठीक है, पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी, बराबर की गुफाएं, ये मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है किस अभिलेख से? द्वितीय स्तंभ से, सातवें शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से। इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। अशोक की धम्म नीति की जो जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभ लेख से भी, सातवें से भी और द्वादश शिलालेख से भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया है? तो वो नवम शिलालेख में किया गया है। क्या 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 है? दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है नवम शिलालेख में। आपको इस बात को ध्यान रखना है। अशोक का मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? फिर यहाँ पे आपको इस पे ध्यान देना है, कौन सा शामिल नहीं है। मौर्य साम्राज्य के पतन में आर्थिक संकट शामिल नहीं है, बाकी विदेशी आक्रमण हुआ था, आपको पता है, अयोग्य शासक थे, प्रांतीय विद्रोह हो गए थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर बिहार। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? उसके बाद स्थापित हुआ था शुंग वंश का। शुंग वंश का शासनकाल जो है 185 ईस्वी से 75 ईसा पूर्व तक रहा था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? वो थे पुष्यमित्र। पुष्यमित्र का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो कौन थे वो पुष्यमित्र थे। पुष्यमित्र एक ऐसा शासक था जिसने पाटलिपुत्र में स्थित जो कुक्कुट राम विहार था उसको 3 बार नष्ट करने का कोशिश किया था। ठीक है, पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया था। इसका मतलब ये है कि पुष्यमित्र जो थे वो ब्राह्मण धर्म का उद्धार करना चाहते थे और बौद्धों को उत्पीड़न करना चाहते थे बौद्धों का। ठीक है, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल के समय हुआ? तो उसका उत्तर है शुंग वंश। आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण शुंग वंश के शासनकाल में हुआ। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था कब? 185 ईसा पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया किसने? वो पुष्यमित्र ने किया था। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? वो कण्व वंश है। ठीक है, कण्व वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा है। कण्व वंश का संस्थापक था वो वसुदेव थे। ठीक है, कण्व वंश का संस्थापक कौन? वसुदेव थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कण्व वंश की स्थापना की। आपको यहाँ पे ये भी यहाँ पे मिल रहा है क्या? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि था, उसकी हत्या किसने किया था? वसुदेव ने। वसुदेव कौन था? उसका वो सचिव था। ठीक है, कई सारे हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की किसने की थी? वो आंध्र सातवाहनों ने की। कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? वो मित्र वंश है। ठीक है, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? वो बोध गया से प्राप्त होते हैं। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया, मतलब आश्रय दिया? वो था अश्वघोष को। कनिष्क ने अश्वघोष को पाटलिपुत्र में आश्रय दिया था। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया था। हरजाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षापात था एक अद्भुत मुर्गा ले गया। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, मुर्गा भी एक ले गया था। किसने? कनिष्क। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? देखिए इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे कि मगध शासन पर राज करने वाला सही क्रम क्या है, तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे। ये क्या है? हर्यक पहला हो गया, दूसरा शिशुनाग हो गया, तीसरा नंद हो गया, उसके बाद मौर्य हो गया, शुंग हो गया, कान हो गया। इसके आप ट्रिक से भी याद कर रहे हैं कि जैसे कि पहले एच हो गया, एस हो गया, एन हो गया, एम, फिर एस, फिर कन्ना हो। ऐसे आप कोई ट्रिक अपना आप बना के याद रख सकते हैं। ठीक है, तो
इसका सही क्रम क्या है? हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, तो फिर कान्हावे। ठीक है, शुंग वंश की राजधानी थी कौन सा? वो है पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कण्व वंश की राजधानी कौन सी थी? आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अब तो बीपीएससी में 5 ऑप्शन भी रहता है, तो 5वां ऑप्शन थोड़ा सा एग्जाम को डिफिकल्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था कब? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? वो अंग एवं मगध, अंग आपको पता है वो भागलपुर के आसपास का क्षेत्र है। उपहारों में जिनकी प्रतिमा था पद शामिल है। ठीक है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा किसका? मगध पर शासन रहा लिच्छवियों का। जब कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया उसके बाद वहां पे लिच्छवियों ने शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मगध पर शक मुरुन्नों का नियंत्रण हो गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? तो यह हुआ था पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश के शासक थे। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख हुआ है। सॉरी, तो यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? वो कनिष्क थे। गुप्तकालीन बिहार देखते हैं दोस्तों। अब गुप्तकालीन बिहार में पहला हमारा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ पे हुआ था? वो पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? वो था 320 ईसा पूर्व। किस शासक ने वैशाली के लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईसा पूर्व में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र, इलाहाबाद, उज्जैन, लक्ष्मी। तो ये क्या था? पाटलिपुत्र में। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे 320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त में गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि गुप्त संवत का प्रचलन किसने किया था? वो चंद्रगुप्त ने किया था 320 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, किस शासक ने स्वयं को लक्ष्मी दोहित्र कहा है? तो वो समुद्र शासक ने स्वयं को लक्ष्मी दोहित्र कहा है। ठीक है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है किसे? वो दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र। ठीक है, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गाया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगा? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है कौन सा? मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। तो क्या होगा? वो होगा गुप्त होगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कौन? कुमारगुप्त था, आपको पता है। और आगे देखते हैं, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी किसके शासनकाल में? ये 4 ऑप्शन यहाँ पे, मौर्य काल, पाल काल, हर्यक वंश के शासनकाल में, गुप्त शासनकाल में। तो क्या है इसका उत्तर? तो आपको पता है, गुप्त शासनकाल में होगा, गुप्त काल के शासन में। चीन यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रुका था? वो रुके थे 3 साल तक के लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों पर प्राप्त करना था। ठीक है, बौद्ध पांडुलिपियों से प्राप्त करना था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भी आया था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? देखिए कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो वो पाटलिपुत्र, जिसे पटना कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल के एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? वो कहाँ? वो शाहाबाद में प्राप्त हुई है। ठीक है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से? सुल्तानगंज से। देखिए यहाँ पे क्या है, बुद्ध देव की, गौतम बुद्ध की मूर्ति है और पीतल की है और 7.5 फीट की, बहुत सुंदर देखने में है। आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे इस चीजों को। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है। ये किस काल की है? गुप्त काल के हैं। ठीक है, राजगिरी में श्री जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में
हुआ माना जाता है, तो वो गुप्त काल में है। तीरभुक्ति, क्या त्रिभुक्ति आधुनिक दरभंगा को कहते हैं। आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल कौन था? वो गोविंद गुप्त था। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। कौन? नालंदा। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? देखिए कितने सुंदर प्रश्न है ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो भी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रचलित था। विश्व में इसका काफी ख्याति है। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, यहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी थी? वो फाहियान के। ठीक है, फाहियान ने वर्णन किया था ये कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध में सर्वाधिक नगर थे, यहाँ चिकित्सालय थे, रोगियों को मुफ्त भोजन दवाएं दी जाती थी। ठीक है। गुप्त संवत का आरंभ होता है किसमें? 320 में। अभी हमने ऊपर में देखा विक्रमादित्य ने चंद्रगुप्त ने कराया था। ठीक है, सॉरी, चंद्रगुप्त ने कराया था गुप्त संवत का। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? वो समुद्रगुप्त को। आपको याद होगा एक क्वेश्चन था कि वीणा बजाते हुए सिक्के पे किस शासक को दिखाएगा, तो वो भी समुद्रगुप्त थे। ठीक है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ये थे हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो वो समुद्रगुप्त थे। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो वो समुद्रगुप्त है। ठीक है दोस्तों। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, हुनों का आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप, कमजोर शासक, आर्थिक संकट। तो क्या हुआ इसका उत्तर? उसका उत्तर है 1, 2, 3। हुनों के आक्रमण भी था गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण, प्रशासन का सामंती स्वरूप, और फिर कमजोर शासक भी था। ठीक है दोस्तों। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासन के काल में हुआ? तो वो नरसिंह गुप्त के शासनकाल में आक्रमण हुआ था मिहिर कुल का। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे, कौन कौन थे? वो थे वारामिहिर थे और आर्यभट्ट थे। आपको अभी पहला क्वेश्चन एक इससे पहले आया था, एक इससे पहले भी आया था आर्यभट्ट पे कि वो किस नगर से संबंधित थे? तो वो पाटलिपुत्र से। ठीक है दोस्तों। और फिर यहाँ पे ब्रह्मगुप्त है, ये नहीं है, पाणिनि नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। बरामिहिर, वारामिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। ठीक है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं मगध के परवर्ती गुप्त शासक। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? वो कृष्णगुप्त थे। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? वो कुमारगुप्त तीसरे थे। मौखरी शासन ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भागों को जीत लिया? वो दामोदर गुप्त थे। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया? वो माधव गुप्त को बनाया अपना प्रतिनिधि। हर्षवर्धन की मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया? तो वो थे आदित्य सेन। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? वो जीवित गुप्त द्वितीय थे। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंतिम अंत कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वो कृष्णगुप्त को कहा जाता है। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। आगे देखते हैं मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें हमने पहले से कर रखा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ ऊपर में देख लेते हैं। हर्षगुप्त का वीर योद्धा, कुमारगुप्त, महाराज धीराज, जीवित गुप्त, राजाओं में सिरमौर, इसे क्षितिज चूड़ामणि भी कहते हैं, आदित्य सेन, परम भट्टारक, महाराजा धीराज कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट हिमालय के शत्रुओं को जीता था? वो जीवित गुप्त थे। ठीक है दोस्तों। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? वो आदित्य सेन थे।
मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन भारत की यात्रा की थी? वो आदित्य सेन थे। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है, अब ये देखिए, ये भी प्रश्न कई बार इस तरह से पूछा जा चुका है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, फिर भी हम लोग इसको एक बार दो बार रिवीजन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में याद रह जाता है। ठीक है, मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही कालक्रम है, पहले कृष्णगुप्त, फिर उसके बाद हर्षगुप्त, फिर जीवितगुप्त, फिर कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, उसके बाद फिर महासेन गुप्त, उसके बाद माधव गुप्त, आदित्य सेन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गुप्तोत्तर युग और बिहार देखते हैं। ठीक है, चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया था लगभग 673 ईसा पूर्व में। इत सिंह ने लगभग 675 ईसा पूर्व से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? चार ऑप्शन है, चंपारण, गया, पटना, नालंदा। तो इसका उत्तर है नालंदा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? यहाँ पे देखिए किसने किया, चीनी यात्री ह्वेनसांग, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म के लिए विशेष वो फेमस था उसके लिए। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 ईसा पूर्व यानी ईस्वी 5 वर्षों तक इसने अध्ययन किया। सोच सकते हैं आप कितना उस समय नालंदा विश्वविद्यालय काफी अपने आप में महान था। उसके बाद देखते हैं, ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की? तो वो 635 ईस्वी में की और 640 तक रहा है। आपको पता है बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? वो शशांक था। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मान था। पालकालीन बिहार देखते हैं अब मित्रों हम लोग। तो पहला देखते हैं इसमें, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ये बिहार में अवस्थित था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल वंश। देखिए अब यहाँ पे आ गया ना, गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? वो धर्मपाल। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 तक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया? तो वो पाल वंश ने किया। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित है? वो भागलपुर है। भागलपुर पाथरघाट में स्थित है। ठीक है, और ये विश्वविद्यालय जो है ना तो ये भी बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था कौन? हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे, हर्ष, धर्मपाल और एवं देवपाल थे जिसने नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था। ठीक है दोस्तों, मुंगेर कहाँ है? बिहार में है, को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पाल शासक था, वो देवपाल थे। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? वो था दोस्तों महायान को। किस शासन के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ स्थापना करवाया था? वो देवपाल थे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दी? बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो वो धर्मपाल है, उसने 200 गांवों को दान में दे दिया था। किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो वो गोपाल थे। ठीक है, किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की उन्नत शैली का विकास हुआ? वो पाल युग में हुआ था। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन किसकी थी? धीमन एवं विठपाल की। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल कहाँ के निवासी हैं? वो थे नालंदा के निवासी। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नालंदा एवं कुम्हरार से। कुकरीहार ये कहाँ पे है? गया में। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठल समकालीन थे किसके? धर्मपाल एवं देवपाल के। चित्रित पांडुलिपि अष्टशास्त्रिक, प्रज्ञा परिमित और पंचरक किस युग के हैं? ये पाल युग के हैं। ठीक है, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? 4 ऑप्शन है, पटना, मुंगेर, गया, नालंदा। तो इसका है नालंदा में। आप देख रहे हैं नालंदा कितना मतलब प्रसिद्ध है अपने आप में। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे कहाँ से? वो पाटलिपुत्र से, जो कि अभी वर्तमान में से पटना कहते हैं। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था किसे? वो मगध को कहा जाता था। श्रीनगर भुक्ति मगध को।
देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? वो नालंदा में करवाया था। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, मिथिला के कर्नाट शासक, इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ? तो वो रामपाल के शासनकाल में। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? वो थे नन्यदेव। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? वो हरि सिंह थे। ठीक है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ? 1378 ईस्वी तक। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध विकास हुआ था? वो कर्नाट शासक में हुआ था। तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आया था कब? 1234 ईस्वी में। बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? वो नरसिंह देव का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है कौन? वो, इसका 4 ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे देखना है, लामा तारानाथ, मुल्ला तकिया, धर्मा स्वामी। इसका उत्तर है लामा तारानाथ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका उत्तर है बी एवं सी, दोनों ही, धर्मा स्वामिनी और मुल्ला तकिया, ये होगा आंसर, जो कि इसका ये गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था राम सिंह देव। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? नरसिंह देव, हरि सिंह देव, राम सिंह देव, कीर्ति सिंह देव। इसका उत्तर कौन सा हो गया? हरि सिंह देव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पंजी प्रबंध मिथिला के क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से हुआ था? ये था हरि सिंह देव का। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है, हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे, और ये हमारा यहाँ पे जो है मतलब खत्म होता है। इसके बाद हम लोग दोस्तों वो हम लोग मध्यकालीन बिहार की चर्चा करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसमें हम लगातार आपके एग्जाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हैं, जो भी हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है एपी एकेडमी, वहाँ पे हमारा लोगो होगा जिसमें पुस्तक बना होगा, उसमें एपी एकेडमी लिखा हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।